कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में? अभी भी क्या है? अभी भी जब देखोगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा। बात समझ रहे हो? देखो नेट तो जीरो है, नेट जीरो है ना, पर अगर एक इंडिविजुअल को पकड़ूं तो इंडिविजुअल तो जीरो नहीं होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है बात? अरे इसको एक्चुअली मैं ये इसको डायरेक्ट यहाँ पूरा मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं वहां से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब आप अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ चुके हो। ये बुलेट और एक गन वाला एग्जांपल मैंने दिया था। अभी भी मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसीलिए देखो इसके पास कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया, तो इसके पास कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया। लेट सपोज कर लो कि मास इनटू वेलोसिटी, इसकी कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस हो गई, तो इसकी मोमेंटम प्रोड्यूस हो गई मान लो 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो इंटरनल फोर्स, चलो नहीं क्या किया, इधर की तरफ क्या कर दिया? मोमेंटम प्रोड्यूस कर दिया। तो इसमें भी तो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा कितना? 10 kg मीटर पर सेकेंड। और एक इधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ। तो उस फोर्स ने क्या किया? फोर्स ने जो फोर्स था उस फोर्स ने क्या किया? कुछ मोमेंटम आगे की तरफ क्रिएट कर दिया, कुछ मोमेंटम क्या कर दिया? पीछे की तरफ कर दिया। सबका अगर मैं मिलाऊंगा तो सबका इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। पर एक पार्टिकुलर का इफेक्ट तो जीरो नहीं होगा ना, इस डायरेक्शन में तो है, इस डायरेक्शन में भी है, लेकिन अगर दोनों का मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा? तब जीरो होगा। यानी इधर भी कुछ फोर्स प्रोड्यूस कर दिया 100 मान लो, फोर्स ने मोमेंटम ही बोलूंगा, चलो चलो ठीक है, 10 न्यूटन का कर दिया, ठीक है ना। और इधर भी फोर्स कितना प्रोड्यूस कर दिया? 10 न्यूटन का। जब दोनों सेपरेट हुए, कुल मिला के देखो जो नेट फोर्स जो लग रहा था ना अंदर में, इस बुलेट के अंदर में पहले कितना लग रहा था? नेट फोर्स कितना था? इंटरनल फोर्स लगा, तो इंटरनल फोर्स अगर इधर 10 लगा होगा और तो इधर भी कितना लगेगा? 10 लगेगा। बाद में निकला ये 10 की तरफ से, 10 की वजह से उधर जा रहा है और 10 की वजह से किधर आ रहा है? ये पीछे आ रहा है। तो अभी भी नेट फोर्स कितना है? इंटरनल की वजह से लगा है तो कितना है? जीरो है। लेकिन जीरो है, लेकिन उसका जो हाँ इंडिविजुअल तो जीरो नहीं है ना, इंडिविजुअल जीरो नहीं है, तो इसीलिए बात समझ गया, इंडिविजुअल जीरो नहीं है। एक्चुअली मैं इस पे बहुत कंजर्वेशन से समझते, चलो ठीक है। हाँ, चौथा पॉइंट क्या लिखवा था मैंने? ऑलवेज बी, हाँ, द सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। एक और लिख लो, इंटरनल फोर्सेस, उसी को थोड़ा देख लें। इंटरनल फोर्सेस ऑफ ए सिस्टम can never produce acceleration in the system, ठीक है। उसी चीज को है थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया गया, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस ऑफ ए सिस्टम कैन नेवर प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है। देखो कल हमने देखा था फर्स्ट लॉ का प्रूफ देखा था किससे? सेकंड लॉ से। अब आज देखेंगे किससे? हम लोग थर्ड लॉ का प्रूफ देखेंगे किससे? सेकंड लॉ से। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड लॉ है वो कंटेन करता है आपका बोथ फर्स्ट एंड, हाँ बोथ सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। यानी अगर मैं सिंगल एक लॉ मुझे चूज करना पड़े तो अगर मैं सिर्फ एक लॉ चूज कर दूं, सेकंड लॉ चूज कर लूं, तो उसके साथ 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 आपको दोनों मिल जाएंगे, क्या? फर्स्ट और थर्ड। यानी अगर मैं न्यूटन्स का अगर मैं लॉ की बात करूं तो न्यूटन्स के 3 लॉ ना होके सिर्फ कितने लॉ हैं? सिर्फ एक ही लॉ है, कौन सा? सेकंड लॉ है। लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, 3 तक जाके कर दिया है, ठीक है।
ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, ठीक है। चलो इसी को ले लेते हैं हम लोग बस एग्जांपल, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि जैसे आप प्रूफ की बात करोगे तो देखो ये क्या बोलता है कि एक्शन और मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी ये दो बॉडी को एक साथ कर रहा है, दो बॉडी को कंसीडर कर रहा है। एक कौन, जैसे मान लो एक जो फोर्स लगा रहा है, एक जो फोर्स लगा रहा है, और एक जो जिस पे फोर्स लग रहा है, और इन दोनों बॉडी को क्या मान रहा है, हाँ दो बॉडी को एक जिस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और एक कौन जो फोर्स लगा रहा है। इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान सकता हूं, दोनों को मैं क्या मान लूंगा, सिस्टम, दोनों को मैं क्या मान लूं, एक सिस्टम मान लूं। तो एक फोर्स लग रहा है और एक लगा रहा है, ये कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे क्या? अरे बस के अंदर अगर सिस्टम है तो सिस्टम में, सिस्टम के अंदर ही फोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा, तो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। लगा रहा है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेट ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, और इसमें हमने एक ब्लॉक ए ले लिया और एक मास क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया, बी लिएगा। ए एक्ट द फोर्स ऑन बॉल बी, बॉल ए act the force on the B, change of momentum of B with respect to time, ये होगा B के मोमेंटम, B का क्या, dp अपॉन dt, ये लगेगा ना। जो A फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, B के ऊपर। अभी हुआ नहीं, रुकिए, हाँ चलिए दो, चलो फोर्स ऑन है, ठीक है, dp अपॉन। अब देखो ये होगा, अरे किसी भी फोर्स जो लगता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी मैंने लिख दिया। इसी तरह द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ए ड्यू टू बी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ए ड्यू टू बी, यहां पे मैं बोल सकता हूं, चलो इसको वेक्टर एडिशन कर, चलो ठीक है। संस्कृति से चलो देख है क्या, दे देना इसको, दे दो इसको। चलो एक मिनट, चलो हाँ एक क्लोज सिस्टम मैंने ले लिया, ए और बी। क्योंकि जब न्यूटन थर्ड लॉ की बात करोगे तो आप हमेशा किसके लिए बात करते हो, जो फोर्स लगाता है और एक जिस पे लोग रहा है, तो इन दोनों को मैं क्या मान सकता हूँ, एक सिस्टम मान सकता हूँ, एक क्लोज सिस्टम, मतलब इनके बाहर कुछ नहीं, इनको ले लिया मैंने, ठीक है। द बॉल
ए एक्ट ऑन दी फोर्स ऑन बॉल बी। तो किसी भी चीज पे जब फोर्स लगता है किसी भी, तो उसका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये होता है ना, कल हमने देखा था कि फोर्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स एक्ट ऑन द बॉल ए एक्ट, हाँ द फोर्स ऑन द बी। नहीं, इसमें बी और ए करेंगे, ठीक है ना? हाँ, बी और ए करूंगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो फोर्स ऑन डी बी पे फोर्स लग रहा है, तो बी पे फोर्स लग रहा है तो कैसे बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, ये पता होगा ना? तो मैंने डिफरेंशियल वाला में ले लिया, ठीक है ना? अब शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? ये आ गया मोमेंटम, ये बी है आपका, ठीक है? द फोर्स एक्ट ऑन ए ड्यू टू बी डी पी ए अपॉन डी टी, ठीक है? एक मिनट, इसको ओपन किया होना। हाँ, ये हो गया। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी सिस्टम, ठीक है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा ना? फोर्स ऑन ए प्लस फोर्स ऑन बी इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मास एक्सेलरेशन क्या होगा? इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। पास में एक्सेलरेशन क्या मतलब मेरा? 0। यानी एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो, ये एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू किसके बराबर है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है ना? प्रूफ हो गया यहाँ से। नेगेटिव साइन ये बताएगा ना कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। चलो इसको है ना? हाँ चलो ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक चीज बताना यहाँ पे, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए, क्या ये फार्मूला एक ये लॉ है? बात समझ रहे हो क्या है? लॉ है। और लॉ मतलब का एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता है। लॉ का एक्सेप्शन होता है क्या? लॉ का एक्सेप्शन नहीं होता है। तो ये आपका क्या है? एक लॉ है, ठीक है? अब ये चीज बताओ, क्या ये फार्मूला एक डिफॉर्मेबल मास के लिए एप्लीकेबल है? कांस्टेंट मास के लिए, ठीक है? गुड।
कांस्टेंट मान, क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला पढ़ते हो तो न्यूटन का सेकेंड लॉ का जो फार्मूला, ये उसका एक केस है, उसका एक केस है, ना कि ये पूरा का पूरा फार्मूला है। पूरा का पूरा फार्मूला क्या था? तो केस है, तो केस की देखो, हाँ, पूरा जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ का फार्मूला है, जो फोर्स का जो उन्होंने फार्मूला बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ये क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। पर फोर्स इक्वल टू एम में ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मास मेरा क्या हो, डिफॉर्मेबल हो, तो मेरा ये नहीं होगा। देख लेते हैं। जैसे एफ इक्वल टू क्या था, देखो एफ इक्वल टू के को चलो कांस्टेंट मान 1 मान लिया, तो डीपी अपॉन डी टी, ठीक है ना। के की बात नहीं करूंगा, के को हमने क्या कर दिया, समझ चुके हो, तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हमने क्या ले लिया, चलो ठीक है, चलो डीपी अपॉन डी टी, ठीक है। अब जब हमने किया एम भी अपॉन डी टी, तो यहाँ एम डी पी अपॉन डी टी प्लस भी डी एम अपॉन डी टी। एक्चुअल जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला क्या है, ये है, ठीक है। एक्चुअल फार्मूला तो ये था, बात समझ गए ना। इसमें से केस क्या था, केस हमने क्या ले दिया, एम क्या है, एक रिजिड बॉडी है, मास मतलब मेरा क्या है, डिफॉर्मेबल नहीं है। मास मेरा क्या है, डिफॉर्मेबल नहीं है। तो मास को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। मास को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। मास मेरा डिफॉर्मेबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, मास क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ये वाली वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी इफ एम इज कांस्टेंट, केस 1, इफ एम कांस्टेंट, ठीक है, एफ एम कांस्टेंट, तो हाँ, फोर्स इक्वल टू एम डी पी अपॉन डी टी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एम और डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। बस समझ। तो ये जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, तो ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपकी बॉडी क्या हो, नॉन डिफॉर्मेबल हो। बस में, और वैसे हम लोग कहीं भी बात करेंगे तो नॉन डिफॉर्मेबल की ही बात करेंगे, ठीक है ना। और अगर, हाँ चलो ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा, केस 2, केस सेकेंड। उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो आपका हो जाएगा, हाँ, एम डी वी अपॉन डी टी, ये तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी एम अपॉन डी टी आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्पेशल केसेस है, मतलब हाँ कौन के, मतलब ये एम डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या, एम और डी बी अपॉन डी टी क्या, ए, तो एम ए आ जाएगा इसका, ठीक है ना, केस 1। और ये क्या था, केस 2 था। तो यानी केस 1 जो आप एफ इक्वल टू एम ए जो हम लोग लिखते हैं, किसके लिए है, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए। चलो वही कल वाला था, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लिया, ठीक है ना। अरे कल लिखवा दिया हूं यार, कल तो सब था ही, और मिल जाएगा, कभी भगा के देख लेना, ठीक है ना, अवेलेबल रहता है। चलो अब जो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वहां पे जैसे अब हम लोग कल से थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, अभी आप लोग पढ़ चुके हो, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, कल देख लेंगे। क्योंकि अब जो आगे आने वाला है हम लोग का, जैसे फोर्स में जब आगे पढ़ेंगे तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे किसकी, एरिया की। और जहां एरिया की बात होगी, एरिया निकालने की बात होगी, वहां हमको क्या निकालना पड़ेगा। ऐसे ग्राफ में 2 चीज था, देखो ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो ग्राफ में हमने 2 चीज देखा था। ग्राफ से हम लोग 2 चीज निकाल सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई भी ग्राफ है, एक ग्राफ है, एक कुछ, ठीक है ना, एक कोई ग्राफ है वाई और एक्स का कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ से हम 2 चीज निकाल सकते थे। एक क्या, स्लोप,
और एक क्या, एरिया, ठीक है, एक स्लोप और एरिया। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ही क्या है, स्लोप। सेम इसी तरह अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, अब अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो नहीं, एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मुझे करना पड़ेगा क्या, हाँ वो सही है तुम्हारा, लेकिन उसके साथ एक चीज और, क्या, इंटीग्रेशन। एरिया मतलब देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है ना। समय मतलब ये क्या काम करता है, ये आपका एरिया निकालता है, ठीक है ना। किसी भी चीज का एरिया बता देगा, और जब एरिया बता देगा तो मुझे कुछ क्वांटिटी बता सकती है, जैसे लेट सपोज कर लो, चलो इसको एक काम करते हैं, खत्म कर, कल देखते हैं इसको, ठीक है ना, कल इसका देखते हैं, या थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट, 1 मिनट देख लो। ऐसे लेट सपोज करो कि यहां पे एक फोर्स है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे एक फोर्स हो गया, देखो, जीरो, और ये आपका फाइनली कितना गया, मान लो 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। और ये जो हाइट है मेरी, ये भी हाइट है, कितनी है, ये यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है, ये भी कितना है, 10 न्यूटन है फोर्स मैक्सिमम। तो इधर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक मैंने, हाँ, इसमें बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, हाँ हाँ, एरिया ग्राफ दिया तो इसका एरिया दे देगा, तो एरिया मुझे क्या निकालेगा, तो अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 10, फोर्स कितना, 10, फोर्स कितना, 10, या फोर्स को चलो आप 20 पकड़ लो, फोर्स को कितना पकड़ लो, 20 पकड़ लो। तो डिस्प्लेसमेंट 10 और फोर्स कितना, मान लो 5, 10, 15 और 20 फोर्स लगता है, और इसमें 2, 4, 6 और 8 और 10, ये कुछ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ है कितना, 10, और फोर्स कितना लगा है मेरा, 20, बस। एरिया कितना होगा मेरा, अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होगा ना। तो इसके इजी वे में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट निकल जाएगा, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना, 10 इंटू 20, तो कितना, 100 मीटर स्क्वायर। सेकेंड सिनारियो देख लो, क्या कितना, एरिया, अच्छा जूल, हाँ वर्क कर रहा हूँ, सॉरी, जूल, हाँ वर्क मेरा कितना गया, 100 जूल आ गया। ग्राफ दो चीज प्रोवाइड करता है, एक एरिया और एक क्या, स्लोप। चलो यहाँ पे एरिया हमने दिया तो क्या आ गया मेरा, 100 जूल आ गया। अब यहाँ देखो, सेम क्वेश्चन को मैं देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये हो गया। अब चलो यहां पे तो लीनियर वेरिएशन था, यहां पे मान लो 5 न्यूटन, 10, 15, 20, 25, 30, 40, चलो निकालो। अब आप वो निकालो क्या, हाँ ये आपका था फोर्स और ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालो, वर्क निकालो। तो वर्क क्या होगा, सिंपल सी बात है कि एरिया, एरिया होगा ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होगा। अब बेटा इंस्टेंटेनियस वर्क निकालोगे तो पूरा वर्क कैसे मिलेगा, रेट इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। अब मैथमेटिक्स में कौन सा फार्मूला है जो इसको निकालेगा, इस एरिया को निकालेगा। हाँ तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और देख लेंगे
ठीक है ना, कि अब इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग ऐसे ऐसे एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। पास में तो कल हम लोग इसी को देखने वाले हैं, ठीक है।